जनरली जब हम एक मूवी देखने जाते हैं ईदर थिएटर में या फिर ओटीटी पे, तो हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम मूवी देखेंगे, दुनियादारी को भूल जाएंगे और जब घर वापस लौटेंगे तो इस मूवी को भूल के दुनियादारी में वापस घुस जाएंगे। पर इस फिल्म करदान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपसे कहेगी कि लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन नॉट विद अदर्स बट विथ योर सेल्फ, कि सोसाइटी में जो इतना गलत हो रहा है उसका असल में रीज़न क्या है। तुम ऐसी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से सोसाइटी इतनी गलत है। और यही बात इस फिल्म की इसे मास्टरपीस बनाती है। एक ऑस्कर या फिर एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तो डेफिनेटली बनाती है। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कर्णन मूवी को, जो कि एक तमिल की मास्टरपीस फिल्म है जो आज ही अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है मारी सेल्वराज ने। यूजुअली मुझे एक मूवी का रिव्यू लिखने में लगता है 1 घंटा, पर इस मूवी ने मुझे स्पीचलेस कर दिया और मुझे पूरी रात लग गई इसका रिव्यू लिखने में। इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी राइट माइंडेड पर्सन स्पीचलेस हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो सोसाइटी दिखाई है, जो बैलेंस दिखाया है, जो ऑपरेशन दिखाया है और जो सोसाइटी के असली कातिलों के बारे में दिखाया है, एक ऐसी डिजीज़ जो सोसाइटी को और इंसानों को अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही है, उसका इतना शानदार पोर्ट्रेयल जो इस मूवी में दिखाया है, उसके बाद कोई भी नॉर्मल इंसान स्पीचलेस हो जाएगा। अब अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी है 2 विलेजेस की। एक है लोअर कास्ट, लोअर क्लास और ऑप्रेस्ड लोगों का विलेज। दूसरा है अपर कास्ट, अपर क्लास वालों का और डोमिनेंट और ऑप्रेसर सोसाइटी का विलेज। और इन दोनों के बीच का जो डायनामिक है उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी है। तो अब जो ऑप्रेसर गांव है, इन लोअर क्लास वालों के गांव के लोगों को इनकी बेसिक नीड्स भी पूरी करने नहीं देता, जैसे कि बस में ट्रैवल करना। अगर आप कभी गांव में रहे हैं तो आपको पता होगा कि गांव वाला इंसान को हर कुछ दिन में शहर में जाने की ज़रूरत पड़ती ही है और उसके लिए लगेगा रोड से ट्रैवल करना, और जनरली वो होता है बसेस से। पर बस हुआ या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, उसमें ये छोटी कम्युनिटी के लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बैठे हुए जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो इन्हें ऐसा करने नहीं देते। और बहुत हार्श से हार्श सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, पर उसे वहाँ नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि बस इनके गाँव में रुकती ही नहीं है। इनके पास खुद का बस स्टॉप नहीं है। पर जब ये कोशिश करते हैं किसी दूसरे गाँव से जाके बस पकड़ने का, तो इनको किया जाता है ह्यूमिलिएट और इनको मारा जाता है। लिटरली इनको मारा जाता है। एक सीन है इसमें कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की, जिसका शहर में कॉलेज है, गांव से जब कॉलेज जाने के लिए दूसरे गांव में जाती है बस पकड़ने, तो पहले तो उसके साथ की जाती है छेड़छाड़, फिर उसके बाप को, जो कि एक बुढ़ा इंसान है, बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। तो आप सोच सकते हैं इस कम्युनिटी में कितना गुस्सा होगा जब उन्हें इतनी जनरेशन से इस तरह का वायलेंस, इस तरह का नेग्लिजेंस झेलना पड़ रहा हो। फिर कहानी का रुख बदलता है करनान की तरफ। करनान जो एक गुस्सैल इसी गांव का लड़का है, जिसे शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस गांव के सिचुएशन से। वो बस अपना मस्त जुआ खेलता है, पैसे कमाता है और सो जाता है खा पी के। पर जब उसके सामने वो प्रेग्नेंट लेडी वाला सीन और उस कॉलेज की लड़की का कॉलेज ना पहुंच पाने वाला सीन, जो सिर्फ एक बेसिक एजुकेशन की मांग कर रही है जो उसे नहीं मिल पा रही, वैसे वाले सीन आते हैं, तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। वो एक नेग्लिजेंट आदमी से एक एंगर इश्यूज वाला आदमी में बदल जाता है। और जब करनान को फाइनली गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से को सही डायरेक्शन देके पूरे गांव वालों को उनकी नींद से उठाता है, जो जनरेशन से वो सो रहे हैं, कि भाई अब बस हो गया, अब हम और नहीं झेल सकते। इन अपर वालों की पिछवाड़े पे लात दे के हमें समझाना होगा कि यू आर नॉट आवर मास्टर। और बस यही है इस फिल्म की कहानी, एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की कहानी और कैसे उसने रिवॉल्ट किया उसकी कहानी। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी मूवी की जो कहानी है वो ओरिजिनल इवेंट्स पे बेस्ड है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस मूवी का मेन हीरो, मेन लीड धनुष नहीं है। इस मूवी का मेन लीड है रिवॉल्यूशन। आपको अभी मूवी की कहानी सुनने में कुछ खास नहीं लग रही होगी, पर अगर आप इसे देखेंगे तो एटलीस्ट 2 सीन ऐसे हैं जो आपके कोर तक घुस जाएंगे, आपको झंझोड़ के रख देंगे। आप उन 2 सीन्स पे पक्का रो देंगे।
तो ये तो थी इस फिल्म की कहानी। अब अगर हम रिव्यू और एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले कर्णन और इस गांव के बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो कहानी है वो उठाया है या इंस्पायर्ड है महाभारत से। जैसे कि कर्णन जो मेन लीड है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कर्ण, जो कि हमारे सूर्यदेव एक गॉड के और एक क्वीन कुंती के पुत्र थे। पर क्या हुआ, उन्हें अबेंडन कर दिया गया और उनको रहना पड़ा एक मार्जिनलाइज सोसाइटी में। और कर्ण ने उस सोसाइटी का साथ कभी नहीं छोड़ा, उसी के लिए हमेशा फाइट करते रहे और इसी बात के लिए फाइट करते रहे कि यार मैं अगर राजपुत्र खून का नहीं हूँ, एक बड़े जाति का नहीं हूँ, तो मुझे बेसिक एजुकेशन डिनाई कैसे किया जा सकता है, जो कि द्रोणाचार्य ने किया था अगर आपको याद हो बहुत सारे लोगों के साथ। और इस मूवी का थीम और कर्ण की स्टोरी का थीम बिल्कुल सेम है कि अगर हम एक छोटी जाति से हैं तो हमारे इंसानों वाले जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें कोई कैसे डिनाई कर सकता है। यही सवाल ये मूवी भी पूछती है और महाभारता भी आपसे पूछती है। अगर आप महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, तो वो भी वही सवाल पूछती है और ये मूवी भी वही सवाल पूछती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मूवी आपसे कहेगी कि लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। यही वो डिस्कशन है कि एक छोटी जाति में पैदा होने वाला इंसान को उसके राइट्स क्यों नहीं मिलते। सिंपल। इस फिल्म का एक और बेहतरीन एस्पेक्ट है वो है सिंबलिज्म और विजुअल्स, और खासकर एनिमल सिंबलिज्म। तो मूवी के शुरुआत होते ही शुरुआत के ही सीन में एक बहुत ही प्यारा सिंबलिज्म है। एक ईगल आता है और वो चिक को उठा के ले जाता है, एक मुर्गी के बच्चे को उठा के ले जाता है। और कर्णन इस पे स्टेटमेंट देता है कि ये लोग इतना फस क्यों बना रहे हैं इस छोटी सी घटना का। ये तो हमेशा से होता आया है कि एक डोमिनेंट एक छोटे आदमी पे हमेशा से अटैक करेगा या फिर उससे और ज़्यादा सप्रेस करेगा। ये तो हमेशा से होता आया है। पर कर्णन उस वक्त इस चीज़ को पर्सनल नहीं ले रहा था, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट देता है। एक और खास सिंबलिज्म है इस मूवी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म है डंकी का। एक गधा इस मूवी में पूरे टाइम दिखाया गया है जिसके पाँव में बंधी हुई है रस्सी या फिर बेड़ियाँ। और ये गधा, ये डंकी रिप्रेजेंट करता है हमारी इस कम्युनिटी को जिससे कर्णन बिलोंग करता है। इन सब के ही पाँव में बंधी हुई हैं जनरेशन से बेड़ियाँ, जिसकी वजह से ये अपनी इंडिपेंडेंस नहीं पा रहे, ये रिवॉल्ट नहीं कर पा रहे। इंटरमिशन में एक सीन आता है जब कर्णन इस गधे की बेड़ियाँ तोड़ देता है या रस्सी काट देता है, और उस वक्त उस गधे को फ्री करने के अलावा वो अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को भी फ्री कर रहा है जो ऑप्रेसर ने इन पे बंदिशें लगाई हैं उससे, और फाइनली अपनी आज़ादी मुकम्मल कर रहा है। तीसरा एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल सिंबलिज्म है हेडलेसनेस का। इस फिल्म में अलग अलग जगह पे हेडलेस चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे एक बुद्धा का स्टैचू दिखेगा जो कि हेडलेस होगा, एक पेंटिंग दिखेगी जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई इसलिए वो हेडलेस है, और जो मूवी का शुरुआती सीन होगा जिसमें धनुष का चेहरा नहीं दिखता, वो चेहरा ढका हुआ होता है और उसको भी आप एज अ हेडलेस कह सकते हो। तो ये हेडलेस वाली जो फीलिंग है ये रिप्रेजेंट करती है लॉस ऑफ आइडेंटिटी को, और ये बहुत ही मीनिंगफुल है अगर आप इस चीज़ को समझें। मतलब ये लोग इतनी जनरेशन से सप्रेस होते आए हैं कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही लूज़ कर दी। अगर आप किसी के चेहरे पे कुछ ढक दो, चेहरा ढक दो उसका, तो आप कैसे पहचानो कि वो इंसान कौन है? उसने अपने आइडेंटिटी लूज़ कर दी ना। और यही चीज़ इस सिंबलिज्म से शो की गई है। ये सिंबलिज्म और ये महाभारत का रेफरेंस, ये दो मेन पॉइंट थे मेरे। और इसके अलावा अगर मैं फटाफट एस्पेक्ट्स को रिव्यू कर दूं तो ज़्यादा ही लंबा वीडियो नहीं होगा। और मेरा पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी के लिए मैं दोस्तों लिटरली इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। शुरुआत के 5 मिनट में एक बहुत ही प्यारा गाना आता है और गाने के साथ जो विजुअल्स आते हैं, उफ मैन, आपने ऐसे विजुअल्स कहीं नहीं देखे होंगे। मतलब आप इतने शानदार विजुअल्स नहीं देख पाएंगे किसी और मूवी में। और अगर आपको शुरुआत के 5 मिनट में ही ये मूवी पसंद नहीं आ जाती संतोष के म्यूज़िक के साथ और इस बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के साथ, तो डेफिनेटली आपका टेस्ट मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस मूवी का है इसका म्यूज़िक, जो कि संतोष नारायणम ने दिया है, और वो ऑन पॉइंट है। और वो एक गाड़ी की तरह, एक व्हीकल की तरह इस पूरी मूवी की कहानी को आगे बढ़ाता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। और इसीलिए इस मूवी के म्यूज़िक को मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्टिंग में हमारे एक्टिंग के उस्ताद है इस फिल्म में धनुष। धनुष मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि वो स्टार है
पर वो ज़्यादा बड़ा एक्टर है। एक्टिंग के मामले में वो कभी भी किसी भी फिल्म में पीछे नहीं छूटता ये बंदा। और धनुष के अलावा लाल जो एक्टर है जिन्होंने धनुष के बेस्ट फ्रेंड इक्विवेलेंट का रोल अदा किया है, उन्होंने भी बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। द्रौपदी के रोल में जो एक्ट्रेस थी उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। धनुष की बड़ी बहन के रोल में जो एक्ट्रेस थी उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और सबसे अच्छी एक्टिंग जो हमारा एंटागोनिस्ट है इस मूवी का, पुलिस वाला, मेन जो पुलिस वाला है, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एग्रेसिव एक्टिंग की है। पर इस मूवी के मास्टरपीस होने का सबसे बड़ा रीज़न है मारी सेल्वराज और उनका डायरेक्शन और उनका पोर्ट्रेयल। वाव, मतलब यार इस बंदे ने आग लगा दी। मैंने इनकी पहली फिल्म नहीं देखी थी, ये जो इनकी सेकंड फिल्म है इनके करियर की, ये मैंने अभी देखी और अब मैं डेफिनेटली इनकी फर्स्ट फिल्म देखने वाला हूँ। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया है। ये एक उभरती आवाज़ है तमिल सिनेमा की और हमें इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बनाया है एक मास्टरपीस फिल्म। तो यही था दोस्तों मेरा रिव्यू और एनालिसिस, और मैं आपको यही कहूँगा कि ये मूवी ज़रूर 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 देखें। इसका सिंबलिज्म पे खास कर ध्यान दें, इसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूज़िक के साथ प्यार में पड़ जाएं। और मैं अगर इस मूवी को शॉर्ट में वर्ड्स में बोलूं तो सबसे पहले मुझे रोना आया इस मूवी पे, दूसरा मैं स्पीचलेस हो गया इस मूवी को देखकर, तीसरा आप इस मूवी को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपको समझ आएगा, और फोर्थ और लास्ट वर्ड, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। और सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा इस मूवी का फेवरेट सीन। धनुष की सिस्टर होती है जो कि ट्रेजिकली मर जाती है इसी रीज़न से कि उसको सही टाइम पे बस नहीं मिलती है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और वो सिस्टर जो है वो एज अ स्पिरिट फॉर्म में उसी गांव में रहती है, एज अ स्पिरिट गॉडेस बन जाती है। और हमें एज अ ऑडियंस वो सिस्टर दिखती है मास्क लगाए हुए किसी देवी की तरह हमें दिखती है। तो दो सीन उस सिस्टर के साथ आते हैं। पहला सीन जब धनुष उस गधे को, उस डंकी की बेड़ियां तोड़ता है तो वो डंकी पहुंच जाता है उसी सिस्टर के पास और एक फ्रेम में वो दोनों दिखते हैं। वो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है। दूसरा सीन जब फाइनली कर्णन अपने हाथ में तलवार उठाता है रिवॉल्यूशन करने के लिए, वो सिस्टर पानी में से उभरती है और तालियां बजाती है, और उसी के साथ हम भी तालियां बजाते हैं इस मास्टरपीस के ऊपर। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा बाय बाय।